इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े किंगडम को दिखाते हुए, जहां पर ब्लैक स्कॉर्पियन किंग नाम का एक योद्धा हुआ करता था। ये योद्धा पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और ये एक ब्लैक स्कॉर्पियन पूरे किंगडम की प्रोटेक्शन किया करता था। इवन राजा को भी सेफ रखने का काम यही करता है। हमें तो अब यहाँ पर उस किंगडम के करंट टाइम का ब्लैक स्कॉर्पियन दिखाया गया जिसका नाम एसुर था। एसुर किंगडम के राजा के सेना का लीडर हुआ करता था, जो पूरी सेना को कमांड देता और प्रोटेक्शन किया करता। एसुर का एक बेटा भी होता है जिसका नाम मैथ्यूस था। मैथ्यूस भी अपने फादर की तरह एक ब्लैक स्कॉर्पियन बनना चाहता था, लेकिन एसुर को पता है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसमें उसके बेटे की जान भी जा सकती थी। इसीलिए एसुर ने अपने बेटे मैथ्यूस को साफ मना कर दिया कि वो ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में कभी नहीं जाएगा। दरअसल ब्लैक स्कॉर्पियन बनने के लिए सबसे पहले चुना जाता था और 6 साल की मेहनत की जाती थी। उस ट्रेनिंग के खत्म करने के बाद ही ब्लैक स्कॉर्पियन बना जा सकता था। लेकिन मैथ्यूस इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। लेकिन यहाँ मैथ्यूस अपने फादर की बात माने बिना अगले दिन चले जाता है, जहाँ कई सारे बच्चे ब्लैक स्कॉर्पियन बनने के लिए आए थे। वहाँ पर तो एक सैरगॉन नाम का सोल्जर होता है जो सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। सैरगॉन ने ये बता दिया कि तुम सभी में से सिर्फ 12 बच्चे ही चुने जाएंगे जिन्हें ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी बच्चों को यहीं पर मरना होगा। देखते ही देखते अब सभी बच्चों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है और उसमें तो मैथ्यूस भी शामिल था। मैथ्यूस जब अपनी उम्र के लड़कों से लड़ने लगता है तभी उसकी मुलाकात वहां पर अपनी एक फ्रेंड से हुई। उसकी फ्रेंड का नाम लीना था, जो कि इलीगली इस गेम के अंदर घुसना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब सैरगॉन और उसके लोगों को पता चला कि इस पूरी टीम के अंदर एक लड़की भी मौजूद है, तो लीना को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। उनके सख्त रूल थे कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही होने चाहिए। अब यहाँ सैरगॉन लीना को पकड़कर बाहर लेकर जा रहा था, इसीलिए मैथ्यूस सैरगॉन को आकर मारने की कोशिश करता है क्योंकि लीना उसकी दोस्त थी। अब सैरगॉन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो जल्द से जल्द अब मैथ्यूस के पास आया उसकी जान लेने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पर एंट्री होती है ब्लैक स्कॉर्पियन यानी कि मैथ्यूस के फादर एसुर की। एसुर के सामने तो सैरगॉन भी कुछ नहीं कर सकता था, पर अब वहाँ के राजा सामने आते हैं और एसुर को भी समझाते हैं कि तुम्हारे बेटे मैथ्यूस ने गलती की है और इस गलती की सजा उसे मिलकर रहेगी। राजा ने यहाँ पर एसुर को बोल दिया कि इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे बेटे को ब्लैक स्कॉर्पियन किंग बनने की ट्रेनिंग में हिस्सा लेना होगा। एसुर ये बिल्कुल नहीं चाहता था, पर वो राजा के आदेश के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे मैथ्यूस को भेजना ही पड़ता है ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब हमें एसुर के घर पर दिखाया जाता है, जो अपने फैमिली के साथ आराम से सोया हुआ था। पर तभी हमें बाहर की तरफ एक साया दिखाया गया जो सैरगॉन ने भेजा था। सैरगॉन तुरंत ही एसुर के घर पर हमला करता है और उसके बॉडी पर जहरीले स्कॉर्पियंस छोड़ देता है। सारे स्कॉर्पियन एसुर की बॉडी पर घूम घूम कर काटने लगे और अपना जहर अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर के अंदर एसुर बहुत बुरी तरीके से मारा गया। मैथ्यूस के सामने ये सारी चीजें हो रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। बट उसे जब पता चला कि ये पूरा काम सैरगॉन का है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फादर के मरने का बदला सैरगॉन से जरूर लेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैथ्यूस को तैयार होना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैथ्यूस अगले दिन से ही ज्वाइन हो जाता है ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग के लिए, जो आने वाले पूरे 6 साल तक चलती रहेगी। मैथ्यूस जरा भी आराम नहीं करता और वो लगातार ट्रेनिंग करने पर ध्यान देते रहता है। समय बीतता चला गया और मैथ्यूस अब काफी बड़ा हो चुका था। पूरे 6 साल बीतने के बाद वो सारे ब्लैक स्कॉर्पियन बन चुके थे और वापस अपने किंगडम में आते हैं। सारे के सारे प्रजा के लोग उनका स्वागत कर रहे थे क्योंकि यही सारे उनके किंगडम की सुरक्षा करेंगे। अब यहाँ मैथ्यूस अपनी मदर और अपने भाई नोआ से मिल रहा था। नोआ ने मैथ्यूस को बताया कि राजा के मरने के बाद सैरगॉन ने उनकी जगह ले ली है, यानी कि नया राजा सैरगॉन होगा। थोड़ी देर में सैरगॉन सारे ब्लैक स्कॉर्पियन से मिलने के लिए आता है, पर यहाँ मैथ्यूस को देखने के बाद सैरगॉन तुरंत ही उसे पहचान गया था। सैरगॉन ने तो अब मैथ्यूस को अपने कमरे में बुलाया जिससे वो मैथ्यूस से कुछ बात कर सके, जो कि वो प्राइवेट में ही करना चाहता है। मैथ्यूस सैरगॉन से नफरत करता था, लेकिन राजा बनने के बाद उसे उसका ऑर्डर फॉलो तो करना ही होगा। इसीलिए मैथ्यूस सीधा सैरगॉन के राजमहल में चला गया। सैरगॉन ने तो मैथ्यूस के सामने उसके ही भाई नोआ को बंदी बना कर रखा था। सैरगॉन कहने लगा कि नोआ मेरे बारे में गलत खबर फैला रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ही असुर को मरवाया था और उसकी जगह ले ली। इसीलिए अब राजा होने के नाते सैरगॉन मैथ्यूस से चाहता था कि वो इस गुनाह के लिए अपने भाई नोआ को जान से मार दे। एक तरीके से सैरगॉन मैथ्यूस का वफादारी का टेस्ट ले रहा था।
मैथ्यूज यहाँ पर तलवार उठाता है, लेकिन उसने नोवा को न मारते हुए उसकी जंजीर को तोड़ दिया। सैरगोन के सारे सिपाही दोनों पर हमला करने चले आते हैं, लेकिन मैथ्यूज के सामने कोई नहीं टिक पाता, क्योंकि मैथ्यूज ने इतनी सारी ट्रेनिंग जो की थी वो बहुत बुरी तरीके से सभी सोल्जर्स को खत्म करता है और अंत में खड़ा हो जाता है सैरगोन के सामने। उसने अपना नुकीला भाला उठाया और सीधा फायर किया सैरगोन की तरफ, पर सैरगोन अपनी अलग ही पावर्स की मदद से भाले को रोक लेता है। मैथ्यूज नहीं समझ पा रहा था कि ये चीजें उसने कैसे की, लेकिन उसे इतना तो अंदाजा हो चुका है कि वो इस तरीके से सैरगोन से नहीं लड़ सकता। मैथ्यूज अब अपनी सेफ्टी के लिए नोवा को लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन सैरगोन ने एक बो एंड एरो उठाया और उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। सैरगोन तुरंत ही उसे मैथ्यूज की तरफ फायर कर देता है। वो एरो तो अलग ही डायरेक्शन में उड़ती जा रही थी, जैसे कि उसके अंदर कोई कंट्रोलर लगाया गया हो। मैथ्यूज और नोवा चाहे कहीं भी जा रहे थे, वो एरो उनके पीछे पीछे आ रहा था। मैथ्यूज नोवा को एक घोड़े पर लेके सीधा साम्राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरो सीधा आकर नोवा की बॉडी पर लग गया था। मैथ्यूज अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नोवा अब नहीं रहा। मैथ्यूज तो इस बात से बहुत उदास हो गया था, क्योंकि उसके फादर के बाद उसका भाई भी मारा जा चुका है। अब तो मैथ्यूज को सैरगोन से बदला किसी भी हालत में लेना है। मैथ्यूज तो अब उस किंगडम से दूर एक बंदरगाह पर चला गया, जिसकी मदद से अब वो इजिप्ट जाएगा। दरअसल मैथ्यूज का प्लान था कि उसके फादर एसूर, जो कि इजिप्ट में मौजूद एक बहुत ही बड़े राजा की सेवा करते थे, उस राजा का एक बहुत ही पावरफुल वेपन उसे चाहिए था। मैथ्यूज को लगता है कि उस वेपन की मदद से वो ताकतवर हो जाएगा और फिर वो सैरगोन से बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकता था। मैथ्यूज पूरी तैयारी कर लेता है इजिप्ट के लिए निकलने के लिए, पर वहीं उसकी मुलाकात लीना से हो गई थी, जो उसके साथ चलने के लिए कहती है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैथ्यूज लीना को अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त थी। अब वो दोनों एक नाव पर होते हैं, जहाँ पर लीना ने मैथ्यूज से पूछ लिया कि वो इजिप्ट जा क्यों रहा है। वहां जाकर मैथ्यूज उसे सब समझाता है कि कैसे उसे ओसाइरिस नाम के राजा की वो तलवार चाहिए और उसकी मदद से वो सैरगोन को बड़ी आसानी से मार पाएगा। पर अगले मोमेंट में उस नाव के ऊपर एरी नाम का एक आदमी, जो इन सारी बातों को सुन रहा था, वो मैथ्यूज से कहता है कि उस तलवार की मदद से तुम सिर्फ इजिप्ट के ही दुश्मनों को मार सकते हो और वो सारी ताकतें सैरगोन के ऊपर काम नहीं करेंगी। मैथ्यूज सोच में पड़ गया, इसीलिए वो एरी से ही पूछता है कि ऐसी कौन सी वेपन है जिससे मैं सैरगोन को हरा पाऊं। तब जाकर एरी बताने लगा कि एक अंडरवर्ल्ड नाम की जगह है, जहां ज़ेउस नाम के देवता की एक बहुत ही पावरफुल तलवार मौजूद है, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड बहुत ही खतरनाक जगह है, जहां की रानी का नाम ऐसी था। पर मैथ्यूज यहाँ एरी को भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा और उनकी प्रोटेक्शन करेगा। उसे किसी भी हालत में वो तलवार चाहिए। एरी को मैथ्यूज का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, इसीलिए वो उसे तुरंत ही लेकर अंडरवर्ल्ड नाम की उस साम्राज्य में घुस गया। मैथ्यूज तो लीना और एरी के साथ मिलकर सीधा अंडरवर्ल्ड के अंदर घुसते जा रहा था, जहां अब उनके ऊपर सिपाही हमला कर देते हैं। तीनों सिपाहियों से एक समय पर तो फाइटिंग कर रहे थे, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए लगातार भागते हुए वो तीनों एक बंकर के अंदर गिर जाते हैं। वो तो एक जेल थी जिसके अंदर कई सारे लोगों को कैद करके रखा गया था। मैथ्यूज तो खड़ा होकर उन सभी से पूछने लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर बंदी बना के क्यों रखा गया है। वो सारे लोग मैथ्यूज को ये कह रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर रहता है और उसी का खाना बनाने के लिए हमें यहाँ पर कैद करके रखा गया है। मैथ्यूज को ये बहुत ही गलत लगता है, इसीलिए वो बाकी लोगों से कहने लगा कि मुझे उस क्रिएचर के बारे में बताओ, जिससे मैं उससे फाइट करके तुम्हें बचा सकूं। सभी लोग मैथ्यूज के ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर बहुत खतरनाक है। मैथ्यूज जैसा बच्चा उसे नहीं हरा सकता। यानी कि उस मोमेंट पर सभी लोग मैथ्यूज को एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा समझ रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता कि मैथ्यूज एक ब्लैक स्कॉर्पियन है जो कड़ी ट्रेनिंग करके आया है। किसी के सपोर्ट ना करने पर मैथ्यूज सीधा लीना के साथ निकल पड़ा था उस क्रिएचर से लड़ने के लिए। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम फोंग था। फोंग को फंसा हुआ देखकर मैथ्यूज उसे निकाल तो देता है, पर फोंग डर के मारे वहां से भागने लगा। थोड़ी देर के अंदर ही उस गुफा के दूसरी तरफ से वही क्रिएचर सामने आ जाता है। वो क्रिएचर तो बहुत ही हाइब्रिड लग रहा था और सीधा मैथ्यूज के ऊपर हमला करता है। मैथ्यूज उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर की शक्तियां ज्यादा थी। लेकिन अच्छी बात तो ये हो गई कि फोंग अपने कई सारे साथियों को लेकर आ गया था, जो मैथ्यूज की मदद करने लगे। इतने सारे लोगों को देखकर क्रिएचर सब पर वार करने लगा और उसी मोमेंट पर मैथ्यूज को एक अच्छा मौका मिल जाता है। मैथ्यूज तुरंत ही पीछे से आया और अपनी नुकीली तलवार की मदद से क्रिएचर की पीठ पर वार कर दिया। वो क्रिएचर को इतना डैमेज हुआ कि वो वहीं पर मर जाता है।
इस पूरी बात से बाकी लोगों को मैथ्यूज के ऊपर भरोसा हो गया था कि वो एक बहुत बड़ा योद्धा है। मैथ्यूज ने तो उन सभी को इनवाइट किया कि हम अंडरवर्ल्ड जाकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। सभी मैथ्यूज की बात मानकर उसके पीछे पीछे आने लगे। ट्रैवल करते हुए वो जब एक जगह पर पहुंचते हैं तो पता चला कि जो रास्ते से वो आए थे वो बंद हो चुका है। अब वहां से बाहर कैसे निकला जाए किसी को नहीं समझ रहा था। एरी को अचानक जमीन पर कुछ लिखे हुए अक्षर दिखाई देते हैं। उसे जितनी भी चीजें समझती हैं वो उसे पढ़ने लगा और तभी अचानक एक चमत्कार होता है। वो सारे के सारे लोग किसी ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच गए थे जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच था। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर उड़ रहे होते हैं जैसे कि कोई जादू, पर यहाँ वो नीचे उतरे कैसे यही नहीं समझ में आ रहा था। मैथ्यूज हिम्मत करता है और धीरे से अपना पैर साइड में रखता है। अचानक उसके पैर के नीचे एक और पत्थर आ गया था जो उसे सपोर्ट दे रहा होता है। बट मैथ्यूज ने जैसे ही दूसरा पैर रखा तो वो नीचे गिर गया। बाद में पता चला कि वो प्लेटफॉर्म भी जमीन पर आ चुका है। सभी मैथ्यूज को इस तरीके से गिरा हुआ देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो सभी प्लेटफॉर्म से होते हुए रेगिस्तान की जमीन पर आने लगे। एरी को इस श्रापित जगह के बारे में पता होता है, इसीलिए उसने 1 घंटे का टाइमर सेट कर दिया। एरी कहने लगा कि 1 घंटे के अंदर हमें इस जगह पे वापस आना पड़ेगा और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम सभी पत्थर के बन जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। सभी बहादुरी से निकल पड़ते हैं उस एग्जिट को ढूंढने के लिए। रेगिस्तान बहुत बड़ा था और धूप बहुत तेज थी, लेकिन अगले मोमेंट में अचानक रेगिस्तान की जमीन में से बहुत ही बड़ी बड़ी टेंटिकल्स निकलने लगे थे। ये टेंटिकल्स झाड़ियों के होते हैं जो चारों तरफ से घेर लेते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर वहाँ एक घना सा फॉरेस्ट बन चुका था। एक समय पर तो मैथ्यूज को लगता है कि वो किसी इमेजिनरी दुनिया में तो नहीं आ गया, पर अब चाहे कुछ भी हो उन्हें आगे तो बढ़ना ही होगा। वहाँ वो देख रहे थे कि इंसानों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था और उनकी बॉडी से कीड़े निकल रहे होते हैं। एक आदमी को वहाँ पर मोतियों से भरी हुई माला मिलती है जिसे कि वो उठाकर अपने पास रखने जा रहा था, पर अचानक उसके सामने से एक क्रिएचर आ गया और उस क्रिएचर ने तुरंत ही उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार दिया होता है। ये चीजें अभी तक मैथ्यूज और उसके साथियों को पता ही नहीं थी। मैथ्यूज बाकी बचे हुए सभी लोगों के साथ मिलकर उस सिंहासन की तरफ चला गया जहाँ पर रानी ऐसी रहती थी। ऐसी के पास ही देवता ज़्यूस की तलवार है जिसे मैथ्यूज हासिल करना चाहता था। अंदर जाते ही वहाँ एंट्री होती है ऐसी की, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। ऐसी तो गुस्सा होती है क्योंकि इतने सारे लोग उसकी परमिशन के बिना सिंहासन के अंदर कैसे घुसे, इसीलिए अब वो हमला करने के लिए आती है मैथ्यूज की तरफ। लेकिन वहाँ लीना मौजूद थी जो कि ऐसी को टक्कर दे रही होती है। मैथ्यूज ने तो एरी और फॉन्ग को कह दिया था कि तुम दोनों जाकर ज़्यूस की वो पावरफुल तलवार ढूंढो, तब तक मैथ्यूज और लीना ऐसी से फाइट करेंगे। वो दोनों तो निकल पड़े होते हैं, लेकिन अब रानी ऐसी ने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके एक होल बना दिया था और वो उसी होल के अंदर लीना को गिराने लगी। पर अच्छी बात होती है कि मैथ्यूज एकदम एक्टिव था, उसने तुरंत ही कूदकर लीना की जान बचा ली। वहीं दूसरी तरफ हमें एरी और फॉन्ग को दिखाया गया जिसे वो तलवार मिल चुकी थी और वो तलवार ऊपर की तरफ घूम रही होती है। दोनों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और किसी भी तरीके से तलवार को हासिल कर लिया होता है। रानी ऐसी जब मैथ्यूज के ऊपर हमला करने जाती है तो एरी उसे तलवार दे देता है। अब तलवार जिसके पास है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। मैथ्यूज रानी को हराते हुए तुरंत ही अपने बाकी सारे लोगों को फॉरेस्ट से निकालते हुए उस बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका था। उनका टाइम भी खत्म होने वाला होता है। उनमें से एक आदमी सही टाइम पर प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया तो वो पूरा पत्थर का बन गया था। बाकी सारे लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहां से महल के अंदर। मैथ्यूज खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास देवता ज़्यूस की वो पावरफुल तलवार आ चुकी है, यानी अब सैरगॉन और उसके एनर्जी का लेवल एकदम सेम होगा। वो सभी वहां से कोऑर्डिनेट करते हुए सेफ जगह की तरफ निकल गए। हमें तो रानी ऐसी दिखाई जाती है जो अब सैरगॉन के पास आकर उसे बता रही थी कि किस तरीके से मैथ्यूज ने वो तलवार ले ली है, यानी कि अब मैथ्यूज सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है। रानी ऐसी सीधा सैरगॉन से कहती है कि मुझे वो तलवार वापस चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर हमें पता चला कि सैरगॉन को जो काली शक्तियां मिली थी वो रानी ऐसी ने दी होती हैं, इसीलिए अब सैरगॉन कह रहा था कि मुझे और शक्तियां चाहिए उससे लड़ने के लिए। रानी ऐसी ने अपनी बची हुई सारी शक्तियां उसके बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी जो होती हैं ब्लैक स्कॉर्पियन की शक्तियां, लेकिन इसके बदले रानी ऐसी ने कहा कि मुझे 1000 लोगों की बलिदानी चाहिए। सैरगॉन इस बात के लिए तुरंत रेडी हो जाता है क्योंकि उसे अपने प्रजा की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ ताकतवर होना था और अपने राज्य को अपने अंडर रखना था। वहीं कुछ देर बाद हम मैथ्यूज और उसके साथियों को देखते हैं जो अपने राज्य वापस लौट रहे थे।
उन्होंने नोटिस किया कि सारे गांव वाले कहीं तो जा रहे हैं। मैथ्यूज जब साथियों के साथ एक कोने में छुपा हुआ होता है और दो बच्चों को बुलाकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तब उन्होंने बोला कि राजा सैरगॉन सभी को अपने महल के अंदर बुला रहे हैं। ये उनका आदेश है और वो हम सभी को इनाम देना चाहते हैं। मैथ्यूज को तो इसमें कुछ गलत लगने लगता है और अब वहाँ सोल्जर आ जाने के कारण उन बच्चों को भी जाना पड़ा। मैथ्यूज तो अब सीधा एरी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, जिससे कि हम सैरगॉन के डायरेक्टली महल में घुस जाएं। और वहीं मैथ्यूज ने लीना और फोंग को कह दिया कि तुम उनके साथ अरीना में जाओ, जहां सारे गांव वालों को बिठाया जाएगा। मैथ्यूज एरी के साथ सीधा पीछे वाले रास्ते से महल के अंदर चल पड़ा। दरवाजे के पास सैरगॉन के कई सिपाही मौजूद थे जो कि मैथ्यूज को रोक लेते हैं, पर मैथ्यूज के पास बहुत ही बड़े देवता की लाइटनिंग एबिलिटी वाली तलवार थी। वो उसकी मदद से सारे सोल्जर्स की तलवार ही काट देता है। सभी सोल्जर्स ये ताकत देखकर चौंक गए और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई मैथ्यूज को रोकने की। मैथ्यूज अब सीधा एरी के साथ चला गया अंदर की तरफ सैरगॉन से बदला लेने के लिए। वहीं हमें लीना और फोंग दिखाए जाते हैं जो उसी अरीना में आ गए थे जहां पर सभी लोगों को बिठाया गया था। उस बैटल ग्राउंड के बीचों बीच कुछ अजीब तरीके के सिस्टम बनाए गए होते हैं। वहाँ पॉट्स रखे गए थे और उन पॉट्स के अंदर तेल रखे जाते हैं। लीना को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि ये सभी क्या करना चाहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक जादू दिखाने वाला आदमी आया और वो सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही आगे जाता है तभी एक सिपाही तीर चला देता है। ये तीर उस मैकेनिज्म के ऊपर लगा और धीरे धीरे नालियों में से तेल बाहर निकलने लगे। ये तेल किसी और के ऊपर नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोगों के ऊपर छिड़के जा रहे होते हैं। सारे लोग अब बहुत ही ज्यादा डर गए और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, पर तब तक सैनिकों ने दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। यानी उनका प्लान साफ है कि इन सारे लोगों को जलाकर मार दिया जाए। लीना और फोंग इस पूरे प्रोसेस को समझ गए थे और वो इनसे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। मैथ्यूज को अंदर जाते ही एक आदमी की आवाज आती है और जब वो सामने आया तो पता चला कि ये तो उसके फादर एसुर मौजूद हैं। एसुर यहाँ पर अपने बेटे को बता रहे थे कि इस पावरफुल तलवार की वजह से ही मैं वापस जिंदा हो गया हूँ। मैथ्यूज को एक समय पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब एसुर मैथ्यूज के पास आ गया तो वो अपने असली रूप में कन्वर्ट होता है, यानी सैरगॉन में। सैरगॉन तो अब तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है और मैथ्यूज से वो तलवार छीनने की कोशिश करता है। वो तलवार अब एरी के पास गिर गई थी। मैथ्यूज को बहुत घायल करने के बाद पता चला कि एरी ने वो तलवार सैरगॉन को दे दी है, यानी कि एरी सैरगॉन के लिए ही काम करता था। सैरगॉन ने मैथ्यूज को बताया कि उसने ही एरी को भेजा था जिससे कि तुम ये तलवार लेकर आओ, और अब ये तलवार मिलने के बाद सैरगॉन और ज्यादा ताकतवर हो गया है। पर सैरगॉन ने जब वही तलवार से मैथ्यूज पर हमला किया तो तलवार टूट जाती है, यानी ये असली तलवार नहीं थी। एरी ने फिर यहाँ रियल वाली तलवार निकाली और मैथ्यूज को दिया। उसने सैरगॉन से ये कह दिया होता है कि तुम्हारी इतने सारे पैसों के बदले मुझे मैथ्यूज की दोस्ती अच्छी लगी। मैथ्यूज के ऊपर अब सैरगॉन को गुस्सा आ रहा था और वो अपनी काली शक्तियों का यूज करता है। सैरगॉन तुरंत ही अंधकार में चला गया और अपने आप को एक जायंट बिच्छू में कन्वर्ट कर लेता है जो इनविजिबल था। सैरगॉन ने मौका देखकर मैथ्यूज के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया और उसे घायल कर देता है। मैथ्यूज को कुछ दिख ही नहीं रहा था कि ये हमला किस तरफ से कर रहा है और उसकी तलवार भी कहीं पर छूट गई थी। वहीं हमें अरीना की तरफ दिखाया गया जहां लीना और फोंग लोगों की मदद कर रहे होते हैं भागने के लिए, पर अब ऊपर की तरफ से कई सोल्जर्स ने जलते हुए तीर वहां पर फेंक दिए थे। धीरे धीरे तेल के अंदर आग लगने लगी थी जिससे कि सभी लोग मारे जा सकते हैं। वो दोनों ट्राई कर रहे थे कि उस आग को मिट्टी से बुझा देने का, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं कि वो इतने लोगों को बचा भी पाएंगे कि नहीं। वहीं मैथ्यूज ने बड़ी बहादुरी दिखाई और उस बड़े से स्कॉर्पियन के ऊपर तेल डाल दिया था। तेल की वजह से उसकी इनविजिबिलिटी चली गई होती है, यानी कि मैथ्यूज उस बड़े से स्कॉर्पियन पर अब आसानी से हमला कर सकता था। वो स्कॉर्पियन तो अब और भी ज्यादा तेजी से मैथ्यूज पर हमला कर रहा था, पर मैथ्यूज अब जल्द से जल्द वो तलवार उठा लेता है और उसकी मदद से बड़े से स्कॉर्पियन की बॉडी में वो घुसा देता है। स्कॉर्पियन यानी कि सैरगॉन वहीं पर मर गया। मैथ्यूज को उसने बहुत हल्के में लिया होता है और वही उसके मरने का कारण बना। थोड़ी देर में वहां एंट्री होती है रानी ऐसी की। ऐसी तो मैथ्यूज के पास आकर अपनी वो तलवार ले लेती है और सिंपल इतना कहती है कि अभी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन कुछ समय बाद तुम खुद चलते हुए मेरे पास आओगे, और उसी मोमेंट का रानी ऐसी को इंतजार रहेगा। रानी ऐसी वो तलवार लेकर वहाँ से गायब हो जाती हैं। मैथ्यूज उस समय पर इतना घायल हो गया कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरीना के अंदर लीना और फोंग ने तो मिलकर उस आग को भी बुझा दी थी, जिससे कि वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो एकदम सेफ रहते हैं, और उन्हीं लोगों ने मिलकर सैरगॉन के सोल्जर्स को भी खत्म कर दिया। एक तरीके से उन सभी की जीत हो चुकी होती है और वो एकदम फ्रीली उस साम्राज्य के अंदर रह सकते हैं।
अगले दिन हमें पता चला कि एक दूसरे आदमी को राजा बना दिया गया था और आज के बाद वो साम्राज्य को अच्छी तरीके से संभालेगा। हालांकि सभी ये उपाधि मैथ्यूज को देना चाहते हैं, लेकिन मैथ्यूज राजा नहीं बनना चाहता था। उसने इतनी मेहनत करके वो सोल्जर वाली उपाधि हासिल की होती है तो वो जिंदगी भर सोल्जर ही बनकर रहेगा और एक सोल्जर कभी भी एक जगह पर नहीं रुक सकता था। ये बातें जब लीना को पता चली तो वो मायूस हो जाती है, क्योंकि वो तो मैथ्यूज को पसंद करती थी। बट मैथ्यूज अपने एक लंबे सफर के लिए निकल जाता है लीना को गुड बाय कह के। मैथ्यूज के सामने एक बहुत ही लंबी जर्नी थी जिसमें कि उसे अपनी स्किल्स को और बढ़ाना था। भले ही मैथ्यूज के पास ज़्यूस की वो तलवार नहीं है, पर वो पूरी कोशिश करेगा अपने लेवल को उतना बढ़ाने का कि वो सैरगॉन जैसे ताकतवर योद्धाओं से भी आसानी से लड़ सके। मैथ्यूज दूर रेगिस्तान में निकल पड़ा और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।